आज बात करते हैं पदार्थों की ठोस अवस्था पे। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार व आयतन निश्चित रहता है ठोस अवस्था कहलाती है। ठोसों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। सबसे पहले बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोस की। ऐसे ठोस जिनकी ज्यामिति, गलनांक तथा गलन उष्मा आदि निश्चित होते हैं क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ये मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। आणविक ठोस, नंबर 1 आणविक ठोस वे ठोस जिनके अवयवी कण अणु होते हैं जो परस्पर दुर्बल वंडरवाल बंधों द्वारा बंधे रहते हैं, आणविक ठोस कहलाते हैं। जैसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, बर्फ व आयोडीन। दूसरे आयनिक ठोस। आयनिक ठोस ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण धनावेशित व ऋणावेशित आयन होते हैं जो परस्पर प्रबल स्थिर वैद्युत बलों द्वारा जुड़े होते हैं, आयनिक ठोस कहलाते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट आदि। तीसरे सहसंयोजी ठोस। इस प्रकार के ठोसों के अवयवी कण परमाणु होते हैं जो आपस में सहसंयोजी बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं, जैसे हीरा और सिलिकॉन कार्बाइड आदि। चौथे होते हैं धात्विक ठोस। इस प्रकार के ठोसों के अवयवी कण धात्विक धनायन होते हैं जो गतिशील इलेक्ट्रॉनों से घिरे रहते हैं, जैसे कॉपर, निकिल आदि। क्रिस्टलीय निकाय। क्रिस्टलीय निकाय किसी क्रिस्टलीय ठोस में उसके अवयवी कण एक निश्चित त्रिविम व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों का अध्ययन करने के लिए निम्न तथ्यों को जानना आवश्यक है। त्रिविम जालक, जिसे स्पेस लेटिस कहते हैं, किसी भी क्रिस्टल में उपस्थित उसके अवयवी कण की स्थिति बिंदु द्वारा दर्शाई जाती है। किसी क्रिस्टल में उपस्थित इन अनगिनत बिंदु कणों की व्यवस्था को ही त्रिविम जालक कहते हैं। अतः त्रिविम जालक क्रिस्टल में उपस्थित अवयवी कणों की निश्चित त्रिविम व्यवस्था है। एकक सेल या यूनिट सेल। क्रिस्टल में बिंदुओं अर्थात कणों का वह छोटे से छोटा समूह जिसके बारंबार पुनरावृत्ति से पूर्ण जालक बनता है, एकक सेल या यूनिट सेल कहलाता है। क्रिस्टल ठोसों में सघन नियचन अर्थात क्लोज पैकिंग। सघन का मतलब क्लोज और नियचन का मतलब निचयन का मतलब पैकिंग। क्रिस्टल ठोसों में कणों का पैकिंग घना होता है जिसके कारण इनका घनत्व अधिक होता है। क्रिस्टल ठोसों में क्लोज पैकिंग दो प्रकार का पाया जाता है, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग और 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग है और दूसरी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में परमाणु इस तरह रखे जाते हैं। तो इस प्रकार इस व्यवस्था में गोलों को इस प्रकार दो पंक्तियों में व्यवस्थित करते हैं, जिससे एक पंक्ति अक्षितिज तथा दूसरी लंबवत रहती है और व्यवस्था से गोलाकार आकृति बनती है। इस प्रकार की व्यवस्था जो है स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहलाती है। और दूसरी है षटकोणीय हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, षटकोणीय सघन नियचन। इस प्रकार के नियचन में गोलियों की प्रथम पंक्ति के ऊपर दूसरी पंक्ति इस प्रकार रखी होती है कि प्रथम पंक्ति के अवतन अर्थात गड्ढे में दूसरी पंक्ति के गोले समा जाते हैं और इस प्रकार व्यवस्था से एक षटकोणीय आकृति बनती है, जिसके कारण इस पैकिंग को हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। दूसरी क्लोज पैकिंग है 3 डायमेंशनल त्रिविम सघन नियचन, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। इसमें भी एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, एक तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है जिसे HCP बोलते हैं। षटकोणीय सघन नियचन को इंग्लिश में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं या HCP शॉर्ट में।
इस पैकिंग में प्रथम षटकोणीय ये है, प्रथम ये 2 डायमेंशनल की जो षटकोणीय करती है, ये इसकी जो लेयर है, सतह ए के ऊपर दूसरी षटकोणीय सतह बी इस प्रकार लगाते हैं जिससे दूसरी सतह के गोले पहली सतह के अवतन डिप्रेशन अर्थात गड्ढों में समा जाएं और फिर तीसरी सतह के गोले दूसरी सतह के अवतन में समा जाएं। इस प्रकार पहली सतह और तीसरी सतह एक दूसरे के ऊपर और समान हो जाती हैं। इस प्रकार विभिन्न सतह ए बी श्रृंखला में व्यवस्थित हो जाती हैं। इस प्रकार के पैकिंग को हम एचसीपी पैकिंग कहते हैं। इसलिए एचसीपी पैकिंग में जो पैटर्न है वो ए बी होता है, अर्थात पहली और दूसरी जो परत है वो अलग अलग है। तो पहली तीसरी, फिर तीसरी के बाद छठी, ये एक जैसी है, और दूसरी चौथी पहली, ये इस तरह से एक के बाद एक एकांतर क्रम में एक जैसी परत होती चली जाती है। एचसीपी क्लोज पैकिंग का जो यूनिट सेल होती है वो हेक्सागोनल यूनिट ही कहलाती है। ठीक है, इसकी यूनिट भी हेक्सागोनल यूनिट ही कहलाएगी। अब दूसरी देखिए, इस तरह से पैकिंग दिखाई गई है। इसमें ये हेक्सागोनल पैकिंग में इस तरह से एचसीपी में दिखाया गया है। ये पहली लेयर है, ये पहली लेयर है, फिर पहली लेयर के बाद जो है इसके गड्ढों में दूसरी लेयर के जो गोले हैं इसके गड्ढों में चले गए हैं। फिर उसके फिर तीसरी लेयर है, देखिए तीसरी लेयर ये ए बी और फिर ये तीसरी भी इसके जैसी है। तो ए बी और ए इस तरह का पैटर्न है। इस प्रकार की पैकिंग में दूसरी सतह के गोले प्रथम सतह के वाई रिक्तियों में समाते हैं, तो तीसरी सतह के गोले द्वितीय सतह की वाई रिक्तियों में अर्थात प्रथम सतह की एक्स रिक्तियों के ऊपर समाते हैं। देखो इस तरह जाते हैं। ये 2 तरह की रिक्तियां हैं, ये एक्स तरह की हैं और ये वाई तरह की हैं। ठीक है ना। दूसरी 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में दूसरी तरह की क्लोज पैकिंग है क्यूबिक क्लोज पैकिंग या सीसीपी। ठीक है ना। इस प्रकार की पैकिंग में प्रथम षटकोणीय सतह ए के एक्स रिक्तियों में द्वितीय सतह बी के गोले समा जाते हैं। द्वितीय सतह बी की एक्स रिक्तियों में तीसरी सतह के एक्स गोले समा जाते हैं, परंतु चौथी सतह के गोले तीसरी सतह की वाई रिक्तियों में समाते हैं। चौथी सतह प्रथम सतह ए के समान होती है। इससे पिछली वाली में तीसरी सतह पहली तीसरी समान थी, इसमें पहली और चौथी समान है। इसका मतलब 3 परत अलग अलग हैं। इस प्रकार से जो पैटर्न बनता है वो ए बी सी श्रृंखला का पैटर्न बनता है। इस प्रकार की पैकिंग को सीसीपी या एफसीसी कहते हैं। इसकी जो इकाई होती है, इकाई सेल होती है वो एफसीसी होती है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट बनती है। इसमें इसकी जो यूनिट सेल होती है सीसीपी की वो एफसीसी यूनिट सेल होती है। ठीक है ना। अब यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या। त्रिविम व्यवस्था में मुख्य रूप से 3 प्रकार की क्यूबिक यूनिट सेल होती हैं, घनिया एकक सेल होती हैं। साधारण सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इस प्रकार की सेल में घन के 8 कोनों पर एक एक कण उपस्थित होता है। प्रत्येक सेल अन्य 8 सेलों से घिरा होता है, अतः प्रत्येक कोने पर उपस्थित कण का किसी सेल में केवल 1/8 भाग उपस्थित रहता है। अतः प्रत्येक साधारण घन सेल में उपस्थित परमाणु की संख्या बराबर 8 कोनों पर उपस्थित परमाणु गुणा 1/8 बराबर 1 ही होता है। इसलिए प्रभावी परमाणु इसमें 1 ही होता है। नंबर 2 दूसरी जो सेल है काय केंद्रित घनीय सेल, इसे बीसीसी कहते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल या बीसीसी। इस प्रकार की यूनिट सेल में घन के सभी 8 कोनों पर एक एक कण के अतिरिक्त एक कण घोने के केंद्र में भी स्थित रहता है। अतः काय केंद्रित घनीय एकक सेल में परमाणु की संख्या बराबर 8 कोनों पर उपस्थित परमाणु गुणा 1/8 पर केंद्र में उपस्थित एक परमाणु। तो इनका तो होगा 1 और 1। इस प्रकार से बीसीसी की जो सेल होती है उसमें 2 परमाणु उपस्थित होते हैं। तीसरी है एफसीसी यूनिट सेल। ये यूनिट सेल सीसीपी के अंदर आती है, अर्थात क्यूबिक क्लोज पैकिंग का यूनिट सेल जो होता है वो एफसीसी होता है। इस प्रकार की घनीय सेल में घन के 8 कोनों पर एक एक परमाणु के अतिरिक्त घन के 6 फलकों के केंद्र में भी एक एक परमाणु उपस्थित होता है। प्रत्येक कोनों पर उपस्थित
घन के एक भाग बनाता है, जबकि प्रत्येक फलक के केंद्र पर स्थित परमाणु आधा भाग का योगदान देता है। अतः एफसीसी घन यूनिट सेल में परमाणु संख्या बराबर 8 कोणों पर परमाणु संख्या गुणा 1/8 प्लस 6 फलकों पर परमाणु संख्या 1/2, तो 8 गुणा 8 6 गुणा 1/2। इस प्रकार से इसमें 4 परमाणु होते हैं। क्रिस्टलों में अपूर्णताएं। किसी क्रिस्टलीय निकाय में उपस्थित समान प्रकार की यूनिट सेल का एक ही प्रकार की त्रिवस्था में उपस्थित न होना क्रिस्टल अपूर्णता कहलाता है। यह 2 प्रकार की होती है, अर्थात वे जब यूनिट सेल अपनी आदर्श स्थिति में उपस्थित ना हो, वहां से हट गई हो, तो ये एक तरह से डिफेक्ट आ जाता है। इस डिफेक्ट को हम अपूर्णता कहते हैं। अपूर्णता 2 प्रकार की होती है, इलेक्ट्रॉनिक अपूर्णता और परमाणुवीय अपूर्णता। तो पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक अपूर्णता की। जब किसी सहसंयोजी क्रिस्टल में उपस्थित आबंधी इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में आ जाते हैं तथा आबंधों के स्थान पर छिद्र रह जाते हैं, इस प्रकार की अवस्था को इलेक्ट्रॉनिक अपूर्णता कहते हैं। क्रिस्टलों में विद्युत चालकता इन स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों व छिद्रों अर्थात इलेक्ट्रॉनिक अपूर्णताओं के कारण होती है। ठीक है ना। परमाणु अपूर्णता है बिंदु त्रुटि, इसे बिंदु त्रुटि कहेंगे। किसी क्रिस्टल में उपस्थित परमाणु या आयनों के अव्यवस्थित क्रम के कारण उत्पन्न कमियों को परमाणु अपूर्णता बिंदु त्रुटियां कहते हैं। अव्यवस्था के कारण उत्पन्न खाली स्थानों को रिक्तियां कहते हैं तथा कुछ स्थानों पर लुप्त कण अन्य कणों की रिक्तियां पर पहुंच जाते हैं। परमाणु अपूर्णताओं का अध्ययन 2 वर्गों में किया जाता है। स्टोमेट्रिक क्रिस्टलों में दोष और नॉन स्टोमेट्रिक क्रिस्टलों में दोष। ठीक है ना। तो स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टलों में दोष। तो सबसे पहले तो स्टोमेट्रिक क्रिस्टल क्या होता है, स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल क्या होता है? ऐसे क्रिस्टल जिनमें धनायनों और ऋणायनों का अनुपात उनके रासायनिक सूत्र के अनुपात के अनुसार होता है, स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल कहलाते हैं। अर्थात जैसे NaCl है, इसका सूत्र NaCl है, NaCl में Na और Cl का जो अनुपात है वो अनुपात 1 है। तो इसके क्रिस्टल में भी सोडियम और क्लोराइड आयनों का अनुपात 1:1 ही होना चाहिए। ठीक है ना। इस प्रकार के जो क्रिस्टल हैं वो स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल कहलाते हैं। तो जैसे NaCl और KBr जो है ये स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल है। इन क्रिस्टल में 2 प्रकार के दोष पाए जाते हैं, शॉर्टकी दोष या शॉर्टकी डिफेक्ट्स। जब किसी क्रिस्टल जालक में कोई परमाणु या आयन लुप्त हो जाता है, अर्थात शॉर्ट हो जाता है, वहां से बाहर चला जाता है लुप्त होके, तथा लुप्त स्थान पर छिद्र अर्थात जालक रिक्ति रह जाती है, ऐसे दोष को शॉर्टकी दोष कहते हैं। क्योंकि क्रिस्टल विद्युत उदासीन होता है, अतः धनायन व ऋणायन बराबर संख्या में लुप्त होते हैं। यह दोष अधिक समन्वय संख्या तथा धनायन व ऋणायन का आकार समान होने के कारण उत्पन्न होता है। ये देखिए, ये दिखाया गया है, ये आदर्श क्रिस्टल है जिसमें धनायन और ऋणायन अपनी आदर्श स्थिति में मौजूद हैं। परंतु ये देखिए वास्तव में क्या होता है कि यहाँ से तो जो है धनायन गायब हो गया, एक धनायन दिखती रहेगी, और यहाँ से एक ऋणायन गायब हो गया, यहाँ ऋणायन दिखती रहेगी। तो इस प्रकार से समान रूप से धनायन और ऋणायन लुप्त हो गए, शॉर्ट हो गए। इसलिए इस दोष के कारण ये रिक्तियाँ जो हैं विद्युत का चलन करती हैं, जो रिक्तियाँ बच जाती हैं, इस दोष के कारण इसको शॉर्टकी दोष कहते हैं। धनायनों और ऋणायनों के लुप्त होने के कारण इस दोष के फलस्वरूप क्रिस्टलों का घनत्व कम हो जाता है, क्योंकि पर वॉल्यूम जो है, पर आयतन जो है, आयनों की संख्या तो कम हो गई ना, तो जो घनत्व है वो घट जाता है। NaCl में अधिक रिक्तियां होने के कारण ही इसका घनत्व कम होता है। NaCl में शॉर्टकी दोष पाया जाता है। फ्रैंकल दोष, जब किसी क्रिस्टल में कोई आयन अपनी सामान्य स्थिति से हटकर जालक बिंदुओं के मध्य अंतरकाशी स्थल में चला जाता है, जो रिक्त स्थान होते हैं उनमें चला जाता है, तब ऐसा दोष फ्रैंकल दोष कहलाता है। फ्रैंकल दोष में जो होते हैं आयन जो होते हैं वो लुप्त नहीं होते, क्रिस्टल से लुप्त होकर बाहर नहीं जाते, बल्कि वो अपनी स्थिति से हटके जो रिक्तियां हैं बीच में उनमें फंस जाते हैं। इस प्रकार के दोष को हम फ्रैंकल दोष
कहते हैं। इस दोष में धनायन ऋणायनों की संख्या बराबर रहती है तथा क्रिस्टल उदासीन रहता है। इस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वो ऐसा है क्योंकि आयन बाहर नहीं गए हैं, आयन वहीं के वहीं हैं, केवल उन्होंने अपनी स्थिति छोड़ी है। यह दोष सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड आदि में पाया जाता है। फ्रैंकल दोष कम समन्वय संख्या तथा ऋणायनों का आकार धनायनों से बड़ा होने के कारण उत्पन्न होता है। ये देखिए, इसमें फ्रैंकल दोष दिखाया गया है। ये जो धनायन है, ये धनायन यहाँ से यहाँ लुप्ति होगी, यहाँ से यहाँ भाग गया, जो खाली स्थान में यहाँ चला गया। इसी प्रकार ये जो ऋणायन है, ये यहाँ से इधर आ गया है, तो घनत्व तो इसलिए कम नहीं होगा कि ऋणायन वहीं का वहीं मौजूद है, परंतु वो अपनी आदर्श स्थिति छोड़ के बीच की जो रिक्ति आयनों में चले जाते हैं। इस प्रकार से रिक्त स्थान छूट जाता है और इस प्रकार से इन स्वतंत्र आयनों और इन रिक्तियों के कारण जो है ये विद्युत की चालक होते हैं। शोट के फ्रैंकल दोषों के प्रभाव। स्वतंत्र आयनों व उत्पन्न छिद्रों के कारण विद्युत चालकता उत्पन्न होती है। इन दोषों के कारण जो है क्रिस्टलों की विद्युत चालकता में वृद्धि होती है। नंबर 2, छिद्रों की उपस्थिति कारण इनकी चालकता कम हो जाती है, जिसके कारण इनका अस्तित्व घटता है। तो दोषों के कारण जो है जो जालक है उसका जो क्रिस्टल है उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। शोट के दोष के कारण उत्पन्न छिद्रों से क्रिस्टलों का घनत्व कम हो जाता है। शोट की दोष क्योंकि आयन जो है बाहर चले जाते हैं, इसलिए क्रिस्टलों का घनत्व कम हो जाता है। जबकि फ्रैंकल दोष के कारण उत्पन्न छिद्रों से सम आयनों के मध्य दूरी कम हो जाती है, जिससे क्रिस्टलों का डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक बढ़ जाता है और वो अस्थायी हो जाते हैं। अब नॉन स्टोइकोमेट्रिक क्रिस्टलों में दोष। अब नॉन स्टोइकोमेट्रिक क्रिस्टल क्या होते हैं? ऐसे क्रिस्टल यौगिक जिनमें धनायनों और ऋणायनों के अनुपात उनके रासायनिक सूत्र के अनुपात के अनुसार नहीं होते। जो अनुपात उनके सूत्र में है, अगर उनके क्रिस्टल में वही अनुपात नहीं है वास्तव में, तो इस प्रकार के क्रिस्टल क्या कहलाएंगे? नॉन स्टोइकोमेट्रिक क्रिस्टल कहलाते हैं, है ना। जैसे जिंक ऑक्साइड क्रिस्टल में जिंक आयनों की जो संख्या होती है वो आयनों से अधिक होती है, परंतु ये क्रिस्टल विद्युत उदासीन होते हैं। इनमें भी दो प्रकार के दोष पाए जाते हैं, धातु अधिकता दोष और धातु न्यूनता दोष। इस प्रकार के दोष में धनायनों की अधिकता पाई जाती है। जहाँ धनायन धातु से उत्पन्न होते हैं, इसलिए जहाँ ऋणायन कम हो और धनायन ज़्यादा हो वहाँ उनको धनायन अधिकता दोष कहते हैं। इस प्रकार के दोष में धनायनों की अधिकता पाई जाती है। दोष दो कारणों से उत्पन्न होता है। नंबर 1 तो इस तरह हो सकता है, ऋणायन अपने सामान्य जालक स्थल से लुप्त हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन लुप्ति के उपरांत उत्पन्न ऋणायन रिक्तियों में अर्थात छिद्रों में फंसे रह जाते हैं। भाई जो ऋणायन है वो तो वहाँ से निकल के लुप्त हो गया, जो इलेक्ट्रॉन है उसी छिद्री जो रिक्त स्थान है उसमें फंसे रह गए, जिस कारण जो है आवेश नहीं ले गया, बस वो वहाँ से जो है ऋणायन निकल गया, जिसके कारण जो है क्रिस्टल विद्युत उदासीन बना रहता है। इस प्रकार का दोष उन क्रिस्टलों में मिलता है जिनमें शोट की दोष होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड, क्योंकि लुप्त होने की प्रक्रिया शोट की दोष में ही होती है, तो यहाँ भी लुप्त हो रहे हैं। तो इस प्रकार के जो दोष हैं ये किस में पाए जाते हैं? उनमें पाए जाते हैं जिनमें शोट की दोष होता है। दूसरा तरीका ये है कि जब बाह्य धातु क्रिस्टल इस प्रकार उपस्थित होते हैं, बाहर से कोई धनायन जो है उत्पन्न इलेक्ट्रॉन अलग अलग जब अंतरकाशीय स्थलों में पहुंच जाते हैं और क्रिस्टल के रूप में उदासीन रहता है, तब धातु की अधिकता दोष कहलाते हैं। जब बाह्य धातु कोई धातु का जो आयन है वो बाहर से इसमें अंदर आ जाता है। देखिए जो है ये धातु की अधिक के कारण ऋणायन की रिक्ति कारण है, इसमें ऋणायन की रिक्ति कारण है, यहाँ अलग से एक फालतू आ गया है, ये उसके कारण के ऊपर साथ में इलेक्ट्रॉन भी लेके आया है ये। तो वैसे तो ये उदासीन बना रहता है, परमाणु है ना ये, परंतु एक तरफ इलेक्ट्रॉन चले गए, परमाणु में इलेक्ट्रॉन एक तरफ रह गया, इसके ये धनायन यहाँ आ गया रिक्ति में। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो कुल क्रिस्टल में धनायनों की संख्या ज़्यादा है, तो धनायनों की संख्या दो तरह ज़्यादा हो सकती है, या तो ऋणायन लुप्त हो जाए, इलेक्ट्रॉन वहीं छोड़ जाए, या परमाणु धातु परमाणु बाहर से अलग से आ जाए, ठीक है ना। धातु अधिकता दोष के प्रभाव। इन दोषों से क्रिस्टलों में चालकता उत्पन्न होती है जो धातु चालकता से कम होती है, तो ये अर्धचालक होते हैं। इस दोष वाले जो तत्व होते हैं अर्धचालक होते हैं।
इन दोषों से युक्त क्रिस्टल रंगीन होते हैं, जैसे नॉनस्टोमेट्री NaCl का रंग पीला तथा KCl का रंग जामुनी होता है। इसके जो क्रिस्टल होते हैं जिनमें दोष होता है वो रंगीन होते हैं। धातु कमी दोष, क्रिस्टलों में इस प्रकार के दोष धनायनों की कमी, जहाँ ऋणायन ज्यादा हो धनायन कम हो, क्रिस्टलों में इस प्रकार के दोष धनायनों की कमी के कारण उत्पन्न होते हैं। दोष दो प्रकार से उत्पन्न होते हैं। नंबर 1, कुछ स्थितियों में जालक से धनायन लुप्त हो जाते हैं, अतः ऋणावेश को संतुलित करने के लिए कुछ धनायनों पर लुप्त हुए धनायनों का अतिरिक्त धनावेश आ जाता है। इस प्रकार के दोष परिवर्तित संयोजकता वाली धातुओं में पाया जाता है, जैसे फेरस ऑक्साइड, फेरस सल्फाइड, जिनमें Fe2+ आयन और Fe3+ आयन में परिवर्तित हो जाता है। कुछ स्थितियों में ऋणायन बाह्य क्रिस्टल जालक की अंतरकोशीय स्थलों में उपस्थित रहते हैं। बाह्य ऋणायन बाहर से आने वाले, इस अतिरिक्त ऋणावेश को संतुलित करने के लिए धनायनों पर अतिरिक्त धनावेश आ जाता है। दोष दुर्लभता से मिलते हैं, क्योंकि बड़े आकार के ऋणायन कृत्रिमता से अंतरकोशीय स्थलों में समा पाते हैं। तो ये दोष भी है। इन दोषों का कारण इलेक्ट्रॉनों का एक आयन से दूसरे आयन में स्थानांतरण होने से क्रिस्टल में विद्युत चालन होता है। यह दोष युक्त क्रिस्टल अर्धचालक होते हैं। ठोसों में विद्युत चालक, विद्युत चालकता के आधार पर ठोसों को चालक, अर्धचालक और विद्युत रोधी 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। विद्युत चालकों की चालकता 10⁶ से 10⁸ प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर, अर्धचालकों की लगभग 10⁻² से 10⁻⁹ तक तथा विद्युत रोधी की मात्र 10⁻12 ओम प्रति सेंटीमीटर के लगभग होती है। विद्युत चालकों की चालकता ताप बढ़ाने पर घटती है, जबकि अर्धचालकों की बढ़ती है। विद्युत रोधियों की चालकता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। धातुओं का बैंड या पट सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार धात्विक ठोसों में उपस्थित, ये पट सिद्धांत जिसे हम बैंड थ्योरी कहते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार धात्विक ठोसों में उपस्थित परमाणुओं के कक्षक आपस में रेखीय संयोजन करके आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं। इन अणु कक्षकों में अधिक स्थायी और कम ऊर्जा वाले कक्षकों को बंधक अणु कक्षक सिग्मा तथा अधिक ऊर्जा वाले कक्षकों को प्रतिबंधक कक्षक सिग्मा स्टार कहते हैं। किसी धातु को के एक मोल में विभिन्न ऊर्जा स्तरों के अणु कक्षकों की संख्या अवोगाद्रो संख्या n के बराबर होती है। ऊर्जा स्तरों का अंतर बहुत कम होने के कारण ये कक्षक एक दूसरे के बहुत निकट होते हैं। ऊर्जा स्तरों अर्थात कक्षकों के समुदाय को हम बैंड या पट कहते हैं। नंबर 2, एस कक्षकों के रेखीय संयोजन से प्राप्त अणु कक्षकों के समूह को एस बैंड तथा पी कक्षकों के संयोजन से प्राप्त अणु कक्षकों के समूह को हम पी बैंड कहते हैं। ठीक है ना। प्रत्येक बैंड का आधा निचला भाग बंधक ऊर्जा स्तर होता है जो इलेक्ट्रॉनों से भरा होता है, तथा शेष ऊपरी भाग विपरीत बंधक ऊर्जा स्तर होता है जो इलेक्ट्रॉन रहित होता है। पी बैंड का ऊर्जा स्तर एस बैंड के ऊर्जा स्तर से अधिक होता है। दोनों बैंड के मध्यांतराल रहता है जिसमें कोई कक्षक नहीं होता है। ऐसे स्थान को बैंड अंतराल या बैंड गैप कहते हैं। किसी बैंड के आधे निचले इलेक्ट्रॉन युक्त भाग के सबसे ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन से भरे अणु कक्षक को फर्मी स्तर कहते हैं। फर्मी स्तर के तुरंत बाद वह भाग जिसके कक्षक रिक्त होते हैं, फर्मी स्तर तथा उसके ऊपर रिक्त कक्षक का ऊर्जा अंतर अत्यंत कम होने के कारण फर्मी स्तर व उसके ऊपर रिक्त कक्षक का ऊर्जा स्तर अत्यंत कम होने के कारण अत्यंत कम ऊर्जा पर भी फर्मी स्तर के इलेक्ट्रॉन रिक्त कक्षक में जाने के लिए गतिशील होते हैं, जो धातु में विद्युत चालकता उत्पन्न करते हैं। ये देखिए, ये बैंड है दो, ये नीचे वाला जो बैंड है इसका, ये एक बैंड है, ये इसका आधा भाग भरा है। सबसे ऊपर वाला जो कक्षक है वो फर्मी स्तर है। ऊपर वाले बैंड का सबसे नीचे वाला रिक्त कक्षक जो है उसमें जाने में स्वतंत्र रहते हैं। ठीक है ना। बैंड के आधार पर चालक, अर्धचालक व कुचालक वे धातुएं जिनके संयोजकता बैंड अर्थपूर्ण होते हैं
तथा उनके एकदम ऊपर कोई रिक्त बैंड उपस्थित हो, अर्थात संयोजकता बैंड और रिक्त बैंड जब आपस में ओवरलैप करते हो, तब सामान्य ताप पर भी इलेक्ट्रॉन गतिशील रहते हैं, जो धातु में सामान्य ताप पर भी चालकता उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार के चालकों की चालकता ताप वृद्धि पर घटती है, क्योंकि ताप बढ़ने पर परमाणुओं की उसमें गति में प्रबल वृद्धि होती है, जो परमाणु और इलेक्ट्रॉनों के मध्य टकराव बढ़ा देती है, जिससे इलेक्ट्रॉन रास्ते में भटक जाते हैं और चालकता कम हो जाती है। तो जो चालक होते हैं उसमें जो रिक्त बैंड है और नीचे जो भरी हुई बैंड है, दोनों एक दूसरे से ओवरलैप करती रहती हैं। कोई खास बैंड गैप नहीं होता है, जिसके कारण सामान्य ताप पर भी इलेक्ट्रॉन रिक्त बैंड में जाकर चालन करते रहते हैं सामान्य ताप पर। इसलिए इस प्रकार के जो धातुएं होती हैं वो सामान्य ताप पर भी चालक का कार्य करते हैं। अर्धचालक वे धातुएं जिनमें संयोजकता बैंड और संचालन बैंड में बैंड अंतराल इतना होता है कि थोड़ा सा तापक्रम बढ़ाने पर फर्मी स्तर संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन ऊपरी रिक्त बैंड की ओर गतिशील हो जाते हैं, जिसके कारण चालकता उत्पन्न होती है। अर्धचालक कहते हैं। अर्थात जब ये संचालन बैंड और संयोजकता बैंड के बीच इतना अंतर हो कि अगर हम गर्म करें, इसको ऊर्जा दें तत्व को, तो ये संयोजकता बैंड में जो फर्मी स्तर के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो रिक्त बैंड में जाकर विचलन करने लगे, चालन करने लगे, जिसके कारण जो है चालकता उत्पन्न होती है। इस प्रकार के जो धातुएं हैं जिनमें बैंड गैप इतना होता है कि हल्की सी ऊर्जा का ताप बढ़ाने पर वो विद्युत का चालन करने लगे, चालक अर्धचालक कहलाते हैं। ठीक है ना। विद्युत रोधी या कुचालक वे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन युक्त बैंड तथा इलेक्ट्रॉन रहित बैंड में बैंड अंतराल अधिक होता है, ताप बढ़ाने पर भी इलेक्ट्रॉन गतिशील नहीं होते हैं, जिसके कारण विद्युत का चालन नहीं होता है, कुचालक कहलाते हैं। उदाहरण गंधक और फास्फोरस। देखिए यह इलेक्ट्रॉन रहित बैंड है, ये इलेक्ट्रॉन पूर्ण बैंड है, दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा अंतराल है। इसे कितना भी तापमान क्यों ना दे लो नहीं कूद पाते, बहुत ज़्यादा है, जल जाती है, परंतु यहाँ कूदा नहीं पाती, जिसके कारण जो है ये विद्युत का चालन नहीं कर पाती है। अक्रिस्टलीय ठोस। अब ये सारा जो हमने टॉपिक पढ़ाया क्रिस्टलीय ठोस से संबंधित था। अक्रिस्टलीय ठोस ऐसे ठोस जिनमें उपस्थित अवयवी कणों की क्रमबद्ध व्यवस्था नहीं होती है, अपितु कण अनियमित ढंग से अवस्थित होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। जैसे कांच, रबड़ आदि। इनके मुख्य गुण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, इनमें अवयवी कणों का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है। नंबर 2, इनके गलनांक तीक्ष्ण नहीं होते हैं, अर्थात किसी निश्चित तापक्रम पर पूर्ण रूप से नहीं पिघलते हैं। नंबर 3, इनका कोई निश्चित सतह तथा दिशा नहीं होती है, जिसके कारण ये अनिश्चित रूप से टूटते हैं। नंबर 4, अवयवी कणों का नियमित क्रम न होने के कारण ये विद्युत के कुचालक होते हैं।